नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 में एग्जाम हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का जो लेवल था वो किस प्रकार का था। तो उसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए, इसके पहले हम लोगों ने अभी तक 4 सेशंस को कवर किया है जिसमें कुल 28 प्रश्न को हम लोग देखा है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझने में सुविधा हो जाए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और किस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कौन से स्थान पर है। यानी जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वां। हालांकि ये कहीं कहीं आपको इसका जो पोजीशन है वो 14वां भी, यानी 14th पोजीशन भी देखने को मिलता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी जो नियरेस्ट था वो 13 ही होना चाहिए था। ठीक है, आप जब देखेंगे जनगणना का जो सेंसस है उसके अनुसार तो ये 14th पोजीशन पे है। अगर झारखंड की बात करेंगे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये भारत में 15th यानी 15वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 13वां स्थान है जो 2011 का जनगणना था उसके अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका, दलदली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो नहीं। काली मिट्टी इंडो गंगेटिक प्लेन के मैदान में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी रेत गाद और मिट्टी का मिश्रण है, तो ये करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है लाल रेगिस्तानी मिट्टी में लवण नहीं पाया जाता, ये भी गलत है। लाल रेगिस्तानी मिट्टी में लवण पाया जाता है। और यहाँ जो पूछा गया है काली मिट्टी, तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में नहीं बल्कि ये आपका महाराष्ट्र गुजरात का जो रीजन है उस क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। गंगा के क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसमें रेत गाद और मिट्टी का मिश्रण होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें गाद होता है, रेत होता है और मिट्टी का मिश्रण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति का आबादी सबसे अधिक अनुपात में है। तो ऑप्शन जो है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इन 4 राज्यों में से सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है यानी जो शेड्यूल कास्ट है इसका पॉपुलेशन सर्वाधिक पंजाब में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ओके, अगर पंजाब में अनुसूचित जातियों की अगर संख्या देखी जाए तो वहाँ लगभग 32% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का है, यानी अनुसूचित जातियों का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रोजगार के संदर्भ में विशेषज्ञता निम्नलिखित कथनों में से किसके द्वारा बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी विशेषज्ञता जो है ये कौन सा स्टेटमेंट सही ढंग से बतलाता है। तो कई अंचलों में वितरित एक उद्योग द्वारा प्रस्तावित रोजगार के द्वारा, या एक अंचल में केंद्रित एक उद्योग का रोजगार, या एक अंचल में रोजगार जहां कई प्रकार के उद्योग फैले हों, या एक अंचल में रोजगार जो एक उद्योग विशेष पर केंद्रित हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी माना गया है, यानी एक अंचल में एक डिवीजन में केंद्रित
एक उद्योग का रोजगार, ठीक है, किसी एक ही उद्योग में अगर रोजगार मिले तो उस क्षेत्र की विशेषज्ञता ये दिखाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश अब्रक का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? ऑप्शन है आपके सामने मलेशिया, म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। अब्रक के प्रोडक्शन में और इसका एक्सपोर्ट जो होता है उसमें भारत का स्थान प्रथम है। तो अब्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म की अब्रक का 60% से भी अधिक भाग का उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है, ठीक है। यानी जिस अब्रक का माइका का क्वालिटी बेस्ट होता है उसमें से 60% से भी अधिक माइका का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। यानी अब्रक जो भारत में जिस प्रोडक्शन किया जाता है जिस अब्रक का माइका का, उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है विदेशों में। झारखंड की अब्रक पेटी 130 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी है। और पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा अब्रक का अगर प्रोडक्शन देखें तो झारखंड में किया जाता है, जहाँ जो कि कोडरमा में है, ठीक है। तो यहाँ अब्रक निकालने की लगभग 600 माइंस हैं झारखंड में, जिनका अधिकांश भाग कोडरमा के जंगली क्षेत्र में है। यानी झारखंड में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में होता है। और झारखंड के किस जिला में? तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जो जंगली क्षेत्र है उस क्षेत्र में अब्रक का बहुत बड़ा निक्षेप पाया जाता है। प्रसिद्ध खान जैसे कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, चाकल हो गया, तीसरी हो गया, गवान हो गया, चटकारी हो गया, ठीक है, सिंगूर हो गया, डोमचांच हो गया, इसरी हो गया तथा चकाई, ये झारखंड की प्रमुख जो अब्रक की खान है उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए आरक्षित युग्म सही है? यानी इसमें कुछ नेशनल पार्क दिया है और कुछ उससे रिलेटेड जानवर दिया है, तो कौन सा सही है? तो कांजीरंगा भारतीय शेर के लिए फेमस है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है रणथंभौर, ये बाघ के लिए फेमस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कार्बेट नेशनल पार्क, ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो जी नहीं। और नेक्स्ट है सरिस्का, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी नहीं। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये बाघ के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो बाघ के लिए आरक्षित है। अब हम देखते हैं भारत का जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि कहाँ है? आसाम में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए, जिम कार्बेट रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है, यानी बाघ संरक्षण के लिए, बंगाल बाघ के संरक्षण के लिए, ठीक है। फिर है जो कांजीरंगा वो एक सिंग वाले गैंडा यानी राइनोज के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाताग्र जनन यानी फ्रंटोजेनेसिस, इस शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो वर्ड है फ्रंटोजेनेसिस, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो एक वाताग्र का प्रजनन होना, एक वाताग्र का क्षय होना, एक वाताग्र का संशोधन होना, या फिर एक वाताग्र का सृजन होना। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। एक वाताग्र का प्रजनन और एक वाताग्र का सृजन, ठीक है। तो प्रजनन नहीं होता है, प्रजनन होता है जब कोई जीव का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो जो फ्रंटोजेनेसिस है, जो वाताग्र है, वो कोई जीव नहीं है, इसलिए प्रजनन के स्थान पर सृजन हो जाएगा, ठीक है, क्रिएशन हो जाएगा।
तो एक वाताग्र का सृजन होना, क्रिएट होना फ्रंटोजेनेसिस कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस यानी वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है, वाताग्र जनन कहा जाता है। और फ्रंटोलाइसिस यानी वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय यानी फ्रंटोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। जब फ्रंट का निर्माण होगा तो उससे आपका चक्रवात का फॉर्मेशन होता है, और जब फ्रंट का फ्रंटोलाइसिस होता है यानी वाताग्र का जब क्षय होता है तो इससे प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी फ्रंटोजेनेसिस आएगा तो साइक्लोन से रिलेटेड होगा, और जब फ्रंटोलाइसिस होगा तो ये एंटी साइक्लोन से रिलेटेड होगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, भारतीय महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो ये काफ़ी सिंपल था कि अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का बीच का जो पोर्शन है, वहाँ से ये इस धारा की उत्पत्ति होती है। और फिर आगे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशंस है, इसमें आगे बढ़ते हुए जाती है और यूरोप की तरफ ये गल्फ स्ट्रीम बहती है, जिसके कारण यूरोप का अधिकांश जो पोर्ट है वो ठंडों में भी खुला रहता है, जमता नहीं है, यही गल्फ स्ट्रीम के कारण, गर्म जलधारा के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड वेटलैंड डे से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। ठीक है, और यही 2 फरवरी से जब शुरुआत हुई तो हर साल यही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। ठीक है, अगर हम देखें तो विश्व जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, इसके पीछे जो मनाए जाने का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। ठीक है, संरक्षित करना है। तो कुछ थीम बेस्ड होते हैं हर साल, जैसे किसी भी प्रोग्राम का कुछ थीम होता है, उसी तरह जो आपका वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमि है, इसका भी कुछ थीम है। तो जो 2023 के लिए थीम रखा गया है वो है वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, यानी आर्द्र भूमि बहाली। ठीक है, ये 2023 के लिए। 2022 में क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। एक्शन का यहाँ कार्रवाई कर दिया गया है, तो इंग्लिश में याद रखिएगा, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और 2021 में इसका क्या थीम था? तो वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी आर्द्र भूमि और पानी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सार्वजनिक यातायात के लिए पहली रेलवे लाइन कब खोली गई? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 12 मई 1856, 14 जून 1858, 16 अप्रैल 1803 पर, या 1 मई 1854। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 मई 1853 को। अब 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई। ठीक, और यह ट्रेन 35 किलोमीटर दूरी पर चलाई गई थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है, इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। ये जो पहली ट्रेन थी, इसमें जो भाप का इंजन लगा था, इसमें 3 भाप इंजन लगे थे, जिसमें पहला जो भाप इंजन का नाम था उसका नाम सुल्तान रखा गया था। ठीक है, दूसरा भाप इंजन का नाम सिंधु था और तीसरा का साहिब था। तो सुल्तान, सिंधु और साहिब, ये तीनों जो स्टीम इंजन थे वो इस रेलगाड़ी को खींचा था।
20 डब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था उस समय। 20 डब्बा था और इन 20 डब्बों में 400 यात्री बैठ के सफ़र किए थे, ठीक है। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि ये सेशन में आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखा है और समझने की कोशिश किया है। आई होप कि एक सेशन आपको क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि हर वीडियो का जो प्ले लिस्ट है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।